अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स, पी सीडो कोड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम, इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम्स करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आईटी सीरीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ का लेक्चर नंबर 2 करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? कोई भी काम करने के लिए एक एल्गोरिथम अपनाया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है? अगर हमने फ़र्ज़ किया ये काम करना है, ये वाला काम, यानी कि अगर ये हमारे पास काम है तो इस काम को करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बना दूँगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो वो हमारे पास उन स्टेप्स के मजमूए को या उन स्टेप्स की कलेक्शन को मैं एल्गोरिथम कहता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ये है कि अगर मैंने चाय बनानी है तो सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1 होगा कि मैं आगाज़ करूँगा, स्टार्ट करूँगा। दूसरा ये मैं बर्तन इकट्ठे करूँगा, अपना सामान पूरा करूँगा। तीसरा ये कि उसे चूल्हे पर चढ़ा दूँगा और यानी कि जैसे भी चाय बनाते हैं, और एट द एंड मैं कपों में चाय जो है वो कप्स में जो चाय है उसको अंडेलूँगा, ठीक है ना, उसमें डालूँगा और एट द एंड उसको पीऊँगा या जो भी करूँगा एंड कर दूँगा। तो ये जो मैंने एक काम को करने के लिए एक प्रोसीजर अपनाया, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, और पीसीयूडो कोड क्या होता है? एल्गोरिथम लिखने से पहले रफ फॉर्मल में चीज़ें लिखना, वो पीसीयूडो कोड होता है। इसको थ्योरी से पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की क्या क्या खसूसियात है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एल्गोरिथम के फ़ायदे क्या हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम डिटेल के साथ थ्योरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एल्गोरिथम्स एंड पीसीयूडो कोड। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक मसले को हल करने के लिए या एक काम को सरंजाम देने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर हम बनाते हैं या अपनाते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है ये भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में हम ये वाली चीज़ें करेंगे, दूसरे में ये वाली, तीसरे में ये वाली, चौथे में ये वाली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस काम को करने के लिए ये जो मैं स्टेप बाय अप्रोच अपनाऊंगा, ये जो 4 स्टेप होंगे, ये भी एक एल्गोरिथम ही है। ठीक है, तो कोई भी काम करना है उसके लिए जो स्टेप वाइज कदम बाय कदम हम चलेंगे वो हमारे पास एल्गोरिथम होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। एक मसले को हल करना आसान हो जाता है और सिंपल हो जाता है एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, ये एल्गोरिथम का फ़ायदा भी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल हो जाता है और आसान हो जाता है एल्गोरिथम की मदद से। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले अगर हम एल्गोरिथम लिखें तो ये बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया है कि यहाँ पे मैंने नीट में कोई चीज़ लिखनी है। ठीक है, या कोई किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, तो एप्लीकेशन लिखने से पहले मैं रफ में अगर एक दफ़ा पहले कोई चीज़ लिख लूँ या एक दफ़ा पहले मैं लिख के देख लूँ, बाद में न्यू पेज पे या अच्छे पेज पे लिख के दूँ, तो ये बेटर रहता है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले अगर हम एक पेज पे या कहीं साइड पे एक एल्गोरिथम लिख देंगे तो ये एक बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम की क्या क्या खसूसियात है। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज़ आर एज फॉलोज, नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक कर लिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है सिंपल और मीनिंगफुल स्टेप, सादा और मीनिंगफुल स्टेप्स में। ठीक है, वो एक लाइन थी कि तकसीम करो और फ़तह करो, यानी कि अगर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ गई है तो इस प्रॉब्लम को पहले हम छोटे छोटे और सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट दिया गया। अब देखिए, द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड
सिक्वेंशियली। बाद में हम इनको नंबर दे देंगे, यानी कि मैं पहले कहूँ नंबर 1 पे इसको लेके चलूँगा, नंबर 2 पे इसको सॉल्व करूँगा, नंबर 3 पे इसको करूँगा, नंबर 4 पे इसको, ठीक है। तो इस तरह आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। द स्टेप्स टू बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। एल्गोरिथम लिखते वक्त आपने जो भी स्टेप लिखना है वो डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि छोटे से छोटा और पुरअसर हो और सिंपल इंग्लिश में लिखा गया हो। अब ज़रूरी नहीं एल्गोरिथम आप सिंपल इंग्लिश में ही लिखें, अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज है तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहेंगे मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2, यानी या उर्दू में स्टेप तो नहीं ना लिख सकते आप, तो मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2 और मरहला नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इंग्लिश में लिखना है तो पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और वो स्टेप डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, पुरअसर होने चाहिए, ठीक है। फजूल चीज़ हमने कोई नहीं लिखनी। The algorithms are written in a language that is similar to simple English called pseudocode। algorithm जो है एक सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिनको हम pseudocode भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश की तरह ही की लैंग्वेज, अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लैंग्वेज यूज़ करें, जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे उसको एक ख़ास नाम दिया जाएगा pseudocode, ठीक है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टू राइट pseudocode। कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, जो आपको इजी लगता है, आपके लिए इजीली अंडरस्टैंड होता है, आप वो चीज़ लिखें, ठीक है। आप देखें एक स्टेप आ गया 2 + 5, ठीक है, एक स्टेप हमारे पास आ गया 2 + 5, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 2 एडिशन 5 या 2 एड्स 5 या 2 + 5, उर्दू में भी लिख सकते हैं 2 + 5, ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी लिखें, और जिसमें लिखेंगे आप वो हमारे पास फिर pseudocode कहलाएगा। It is used to specify program logic in an English-like manner that is independent of any particular programming language। हाँ जी, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हम लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एल्गोरिथम लिख रहे हैं। तो एल्गोरिथम कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश लाइक मैनर भी हो सकता है, इंग्लिश तरह की लैंग्वेज भी हो सकती है, और ये इंडिपेंडेंट होती है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक एल्गोरिथम लिखा है तो ये एल्गोरिथम हमने लिख लिया है ठीक है। अब इस एल्गोरिथम को लिखने के बाद आप यही चीज़ C++ लैंग्वेज में भी कोड्स कर सकते हैं, आप इसको बाद में जावा में भी इसकी मदद से प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, आप पाइथन में यानी कि ये जो हम लिखेंगे एल्गोरिथम ये किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करेगा। हमने आसान अल्फाज इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखा है, अपने असूलों पे लिखा है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है, किसी ख़ास लैंग्वेज को देख के नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट देखें, 2 मेन पार्ट्स आ जाते हैं। pseudocode simplifies program development by separating it into 2 different parts। pseudocode जो होता है ये सिंप्लीफाई करता है प्रोग्राम डेवलपमेंट को बाय सेपरेटिंग, यानी कि अगर कोई भी हमने प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए हम इसको 2 मेन पार्ट्स में अलग-अलग करेंगे। नंबर 1 हमारे पास आता है लॉजिक डिज़ाइन। नंबर 1 लॉजिक डिज़ाइन। पहली स्टेटमेंट की शायद आपको समझ ना लगी हो, दोबारा बताता हूँ। अगर हमने प्रोग्राम बनाना है, डेवलप करना है, तो इसके लिए एक प्रोसीजर होगा, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ किया है एक प्रोग्राम बनाना है, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, तो इस प्रोग्राम बनाने के प्रोसीजर को 2 हिस्सों में, 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट आता है लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है। तो इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन। इस पार्ट में प्रोग्राम के लॉजिक को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। वी स्पेसिफाई, हम स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। इस स्टेप में या इस पार्ट में हम प्रोग्राम का ढांचा बनाते हैं, हम प्रोग्राम को एक शक्ल देते हैं, यानी कि ये मैंने ढांचा बना लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाई करूँगा डिफरेंट स्टेप्स को, यानी कि डिफरेंट स्टेप जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे मसले को हल करने के लिए उनको लिखूँगा, उनको एक तरतीब दूँगा। और प्रोग्राम बनाने के लिए जो दूसरा पार्ट आएगा वो ये है कि इस चीज़ को, यानी कि ये जो मैंने स्टेप्स लिखे और इसकी सीक्वेंस में लिखे, अब इसको मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास प्रोग्राम बन जाएगा और ये प्रोग्राम में डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोग्राम डेवलप हो जाएगा। कोडिंग इस पार्ट में द एल्गोरिथम इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम
अल्गोरिथम को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोग्राम में। ठीक है, जब अल्गोरिथम प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया यानी कि हमारा प्रोग्राम बन गया, तो ये हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब देखिए, द स्टेप ऑफ अल्गोरिथम आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्गोरिथम जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अल्गोरिथम आपने लिख लिया तो इसकी बेस पे आप C++ में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं अल्गोरिथम की वजह से। ठीक है, तो द स्टेप्स ऑफ अल्गोरिथम आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्राम। अल्गोरिथम के जो स्टेप होते हैं उसको आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इस एक अल्गोरिथम की मदद से आप जितनी मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के असूलों का पता हो। ठीक है ना। तो द यूज़ ऑफ pseudo कोड अलो द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम। pseudo कोड का फ़ायदा ये होता है कि ये अलो करता है, प्रोग्रामर को इजाज़त देता है कि उसका सारा का सारा फोकस जो है वो प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम पे हो। ठीक है ना, वो सारा का सारा फोकस प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम पे हो। आफ्टर द प्लानिंग, जब प्लानिंग हो जाती है, फाइनल हो जाती है, इट कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके बाद हम इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाइएगा। अब सारा काम स्टार्ट होगा। पहले हमने कंसेप्ट वगैरह सीखे, अब उन कंसेप्ट को हम अप्लाई करने लगे हैं। चलिए जी, देखिए, हमारे पास एक मसला आया, हमारे पास एक प्रॉब्लम आया। वो ये है कि हमने अल्गोरिथम लिखना है जो कि 2 नंबर्स की इनपुट ले, कैलकुलेट करे सम को और डिस्प्ले कर दे रिज़ल्ट को ऑन स्क्रीन। 3 काम है। नंबर 1 इनपुट 2 नंबर्स, नंबर 2 सम करे उन नंबर का, नंबर 3 क्या है, डिस्प्ले करे रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर। 3 काम है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा अपने को। ठीक है ना, ये स्टेप नंबर 1 आ गया, स्टार्ट किया मैंने। स्टेप नंबर 2 में मैंने एक नंबर ले लिया इनपुट ए। ठीक है, इसकी ए की जगह आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। फिर 2 नंबर चाहिए, दूसरा नंबर ले लिया, उसको मैंने बी का नाम दे दिया, आप एक्स का नाम दे सकते हैं, वाई का। ठीक है, अल्गोरिथम जितना सादा हो सके उतना सादा आपने बनाना है। आप चाहें तो एक ही स्टेप में लिख सकते थे इनपुट ए बी। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते थे इनपुट, ठीक है, इनपुट इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे आपको आसान लगे, दूसरों को समझ आए, आपको समझ आए, आपने एल्गोरिथम वैसे लिखना है। ठीक हो गया। इनपुट है 2 नंबर्स, तो ये आ गया एक ए नंबर, एक बी नंबर। अब नेक्स्ट हमने इसका सम कैलकुलेट करना था, तो हमने लिख दिया टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी, या सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी काम हमारा हो गया। अब तीसरा है, हमने अपने आंसर को डिस्प्ले करवाना है, तो हमने कहा डिस्प्ले टोटल, कि हमारे पास टोटल जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाए। सारे काम मुकम्मल हो गए। पहला हमने स्टार्ट किया, फिर हमने ए इनपुट किया, एक नंबर इनपुट किया, दूसरा नंबर इनपुट किया, अगले स्टेप में हमने इनका सम किया, अगले स्टेप में हमने इसको डिस्प्ले के स्टेटमेंट लिख दी। नेक्स्ट हम एग्जिट कर देंगे या एंड कर देंगे, तो ये हमारा अल्गोरिथम हो गया। बस सादा सा काम, जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई थी उसको हमने स्टेप्स में आसान अल्फाज में लिख दिया, हमारा काम पूरा हो गया। आगे हमारे पास आती है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब जब आपके सामने इसकी स्टेटमेंट आएगी तो पहले आप इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सादा सी बातें हैं, पहले मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। कहता है कि फॉलोइंग एल्गोरिथम, यानी कि जो नीचे एल्गोरिथम आएगा वो रेडियस को इनपुट करे, यानी कि रेडियस की वैल्यू ले फ्राम द यूज़र से। ठीक है, एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो हमें फाइंड करके दे। आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू ले और उसका एरिया कैलकुलेट करके दे। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमने इसको कंप्यूटर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हिंट दिया गया है पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाई बाय आर की जगह रेडियस। कंप्यूटर में स्टैटिक साइन यूज़ होता है मल्टीप्लाई की जगह। ठीक है, तो ये रेडियस, तो ये हिंट दे दिया गया। अब आप स्टार्ट करें, मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा, इनपुट रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप होगा, हम इसका फार्मूला लगाएंगे।
फोर्थ स्टेप क्या होगा, डिस्प्ले कर देंगे अगर हमने डिस्प्ले करना है, और एट द एंड हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास आ गया स्टार्ट। अब इनपुट रेडियस, हमने रेडियस लिया आर में, ठीक है ना, आर वेरिएबल में हमने रेडियस लेना है। फार्मूला लगा दिया एरिया का, इसके बाद एरिया को प्रिंट कर दिया, या आप लिख दे डिस्प्ले एरिया, अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखें, और नेक्स्ट हमारे पास एंड हो गया। ये हमारा प्रोग्राम डन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है कि द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। एक कार ने डिस्टेंस कोई कवर किया है, मूव कर रही है एवरेज स्पीड v के साथ इन टाइम t। तो हम फार्मूला पढ़ के आए थे s इज़ इक्वल टू vt। ठीक है, तो ये एग्जांपल चले मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। नेक्स्ट देखें, इट शुड इनपुट एवरेज वैल्यू एंड t। उन्होंने कहा है कि v और t की वैल्यू इनपुट करे और s की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हिंट वही दिया गया है, s इज इक्वल टू vt होता है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, v जो है स्पीड है, ये इनपुट करनी है, टाइम t है, ये भी इनपुट है। पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा क्या है, हम v की वैल्यू लेंगे, तीसरा t की वैल्यू लेंगे, चौथा फार्मूला लगा देंगे, पांचवा डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे s की वैल्यू, और बाद में एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्गोरिथम की एग्जांपल्स भी हो गई, हमने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया। देखें इंग्लिश लाइक चीज़ें हैं, इंग्लिश के सेंटेंस नहीं हम लिख रहे, मुकम्मल इंग्लिश भी नहीं है, यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस नहीं है, बल्कि आम अपने अल्फाज में ये सारा pseudo कोड है। ठीक है ना, ये सारा हमारे पास है pseudo कोड है ये वाला। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 4 है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड्स द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब हमने एल्गोरिथम लिखना है जो कि सम फाइंड करता है पहले 50 नेचुरल नंबर्स का। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सम को 0 की वैल्यू देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि पहले इसकी वैल्यू 0 लिखवाई, फिर पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2, तीसरा नेचुरल नंबर 3, यानी कि हमने यहाँ तक इन सारे नंबर्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले जहन में कोई फार्मूलाज वगैरह सोचेंगे। ठीक है, तो फिर हम उसकी मदद से एल्गोरिथम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज़ का सम, n की वैल्यू भी 0 दे दी। अब सम और n हमने अपनी तरफ के वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल n लेस देन इक्वल टू 50। हमने ये वाला स्टेप यानी कि आगे वाला स्टेप ये वाला जो होगा उतनी दफ़ा करी जाना है जब तक कि n की वैल्यू 50 या 50 से कम ना 50 या 50 से कम है। जब 50 से ज़्यादा हो जाएगी फिर हम ये स्टेप नहीं करेंगे। और ये स्टेप नंबर 6 है, ये कैसे लगाए हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सारा एल्गोरिथम आपके सामने है, देखें। अब देखें, अब इसको मैं चला के बताता हूँ आपको। पहले सम की वैल्यू 0 थी, n की वैल्यू 0 थी, ये इस स्टेप पे आए तो इस स्टेप ने कहा कि पांचवा छठा स्टेप उतनी देर तक चलाई जाएं, रिपीट करी जाएं वाइल, जब तक कि n की वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं हो जाती। यानी कि उस वक्त तक चलाई जाएं जब तक n की वैल्यू 50 के बराबर या 50 से छोटी है। तो सम की वैल्यू 0 थी, तो 0 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस 0, सम की वैल्यू 0 ही है, सम की वैल्यू आगे 0। ठीक है, सम की वैल्यू आगे 0। अब n की वैल्यू पहले 0 थी, 0 में एक ऐड हुआ, n की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई, तो 1 दोबारा यहाँ पे दोबारा जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, दोबारा स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्टेप नंबर 5 और 6 को ही हमने बार बार करी जाना था। स्टेप नंबर 5 पे दोबारा आए, अब सम की वैल्यू 0 थी, तो सम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब 0 प्लस n की वैल्यू अब 1 हो गई है, इस स्टेटमेंट के बाद 1 हो गई थी, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगी। अब इसका आंसर जो 1 आएगा वो इसमें चला जाएगा। अब सम की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, पहले सम की वैल्यू 0 थी, अब सम की वैल्यू 1 हो गई है। अब देखिएगा, अब फिर n इज इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू 1 थी, दोबारा 1 ऐड हुआ, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा ये स्टेप चलेगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 इसमें अब ऐड होगा, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 थी, 3 हो गई, 3 इसमें ऐड होगा 3 में, तो 6 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से चलता एट द एंड n की वैल्यू यहाँ पे
यानी कि n इज इक्वल टू n+1 लिखा गया ना, तो n की वैल्यू आखिर पे पहुंच के हमारे पास 49 हो जाएगी। 49 में एक ऐड होगा 50 हो जाएगी। अभी भी n 50 के बराबर है, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस n हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास सम की पहली वैल्यू होगी उसमें n ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इन तमाम नंबर्स का सम हो चुका होगा। ठीक है ना, इन तमाम नंबर्स का सम हो चुका होगा। और उसके बाद n की वैल्यू में एक मज़ीद इजाफा होगा, यानी कि n की वैल्यू 51 हो जाएगी। 51 हो गई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इसकी वजह से ये स्टेप दोबारा नहीं चलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी प्रिंट सम, तो सम की वैल्यू वो बन गई होगी, यानी कि इन तमाम नंबर्स का सम बन गई होगी। ठीक है, और इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे एट द एंड हो जाएगा एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आप जब कॉपी पेंसिल पे साथ साथ आउटपुट लिखेंगे, पहले 3 दफ़ा इसको चलाइएगा। ठीक है, 50 दफ़ा तो नहीं ना आप चला सकते कॉपी पे, तो पहले 3 दफ़ा इसको देखिएगा कि कैसे कैसे ये होता है, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे चलाने की कोशिश की। अब एल्गोरिथम के फ़ायदे क्या होते हैं जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, यानी कि इतनी ज़्यादा जो कम्प्लेक्सिटी होती है उस सभी को छोटा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। थ्योरी लिखी गई है, राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली स्पेसिफाई द ओवरऑल टास्क बाय डिवाइडिंग इनटू टू स्मॉल सिंपलर टास्क। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको 2 आसान और सादे कामों में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं, वी कैन फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हमारा सारा फोकस प्रॉब्लम सोल्व करने पे होता है, एक ख़ास लैंग्वेज की बजाय। देखें, जब हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो उस वक्त हमारे प्रोग्रामिंग के रूल्स पे भी तवज्जो होती है, लेकिन जब एल्गोरिथम लिखने हैं सादा अल्फाज में, अपने अल्फाज में लिखना है, तो सारा जो हमारा फोकस होता है वो सॉल्विंग ऑन प्रॉब्लम पे होता है। ठीक है, ये फ़ायदा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एल्गोरिथम जो है इज रिटन सो दैट द कोड में भी रिटन इन एनी लैंग्वेज। एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, मैथ, जिसमें मर्जी लिखें, जैसे आसानी है आपको तुक्के शुक्के लगाएं, लिखते जाएं। ठीक है, लेकिन आपको उसकी समझ भी आए। ठीक है, यूजिंग द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखने के बाद हम इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ईज टू अंडरस्टैंड, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिथम लिखने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, उर्दू लाइक लैंग्वेज, पंजाबी, फ़ारसी, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आसान, अंडरस्टैंड करना भी इसको आसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। हमेशा खुश रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पहले हम थोड़ी सी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। एल्गोरिथम एंड प्रोसीड्यूर कोड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है एक मसले को हल करने के लिए। ठीक है, इससे हमारे मसले को हल करने का प्रोसेस सिंपल और इजी हो जाता है। एल्गोरिथम जो होता है प्रोग्राम लिखने से पहले अगर लिखें तो ये एक बेटर अप्रोच होती है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम में देखा कि बड़े मसले को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया जाता है, उन स्टेप्स को सिक्वेंशली नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा असर होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहिए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में लिखे जिस मर्ज़ी में। एल्गोरिथम के लिए ये एक कोड लिखा जाता है, उसको हम पीसीयूडो कोड कहते हैं। पीसीयूडो कोड का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता है और इसके लिए किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। 2 मेन पार्ट्स हमने देखे। अगर हमने प्रोग्राम बनाना है तो पहला पार्ट हम एल्गोरिथम लिखेंगे, दूसरा ये कि उस एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स देखी। इनपुट ए, इनपुट बी, इनका सम और इनका सम डिस्प्ले करवा दिया। रेडियस की वैल्यू ली, फार्मूला लगाया, एरिया प्रिंट करवा दिया। वी की वैल्यू ली, टी की वैल्यू ली, फार्मूले में पुट की और हमने फासले को डिस्प्ले करवा दिया। सम की वैल्यू 0 ली, एन की वैल्यू 0 ली। 5वां छठा स्टेप उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि एन की वैल्यू 50 या 50 से छोटी है। तो यहाँ तक पहुँच के हमारे पास जब वैल्यू आएगी एन की 50, तो 50 + 1 51 हो जाएगी, यानी कि बाद में हमारा मज़ीद प्रोग्राम नहीं चलेगा। तकरीबन 50 से 51 या दफ़ा चल जाएगा, इसके बाद नहीं चलेगा क्योंकि वैल्यू एन से 50 से ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद सम को हम प्रिंट करवा लेंगे तो वो पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। इसी के साथ एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने देखा कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं। रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। हमेशा खुश रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।